स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, ओके। तो नमस्ते सभी को, जोहार। सोशल इमोशनल लर्निंग डायलॉग 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम देवांगी है और आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के रूप में ईशान शर्मा जुड़े हुए हैं, जिनका एजुकेशन डोमेन में काफ़ी लंबे अरसे से उनका एक्सपीरियंस है। और तो या तो अभी आज हम एपिसोड 4 में सेल्फ केयर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बट इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले हमारे जो पास्ट 3 कन्वर्सेशंस रहे हैं, एपिसोड्स रहे हैं सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत, उसका एक छोटा-सा रिकैप कर लेते हैं। तो मैं एपिसोड 3 से शुरू करना चाहूँगी, जिसका नाम था सील फॉर स्टूडेंट्स, कि बच्चों के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें टीचर्स का और पेरेंट्स का क्या रोल है, उसके बारे में हमने एक साझा समझ बनाने की कोशिश की थी। फिर हमारा था डायलॉग 2, जिसमें हमने वेल बीइंग ऑफ टीम, कि बीइंग अ लीडर हमारी टीम का वेल बीइंग रखना क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे रख सकते हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। और जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था, सील डायलॉग था, जो हमने सेल्फ केयर के ऊपर डिस्कशन किया था, कि सेल्फ केयर क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हमने एक साझी समझ बनाई थी। तो उसी के ऊपर आज हमारा 4th एपिसोड हम बिल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसका अगेन टॉपिक है सेल्फ केयर। तो अगेन आज हम स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस ब्रेक लेना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, लॉन्ग या शॉर्ट ब्रेक्स सेल्फ केयर के अंडर, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो मैं ईशान जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। थैंक यू देवांगी। आई थिंक ये जो श्रृंखला है मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो विषय आपने चुना है आज, हम सबको अपने रोज की जिंदगी में इसकी जरूरत रहती है। तो बातचीत या को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से हम सबके लिए मददगार साबित होगा। जी, जी, धन्यवाद ईशान। सो शुरू करने से पहले बस मैं एक थॉट शेयर करना चाहूँगी कि हमने यही टॉपिक पे आज क्यों डिस्कशन करना ज़रूरी समझा, या फिर यही क्यों हमें इम्पोर्टेंट लगा। तो इसके पीछे ये थॉट था कि आजकल हम जो भी काम करते हैं, जो भी टास्क करते हैं, उसमें हमारे पास बहुत डेडलाइन शॉर्ट रहती है, बहुत चैलेंजिंग डेडलाइन्स रहती है, प्लस काफ़ी स्ट्रेस भी रहता है उसको, जो गिवन डेडलाइन्स आपको दी गई है उसमें कंप्लीट करने के लिए। प्लस आपके पास रिसोर्सेज़ भी कमी होती है। तो ये सब स्ट्रेस को भी कैसे मैनेज किया जाए, हमारे टाइम को भी कैसे प्रोएक्टिवली मैनेज किया जाए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहे। और बहुत बार ये भी होता है कि हमारे काम को कंप्लीट करने के स्ट्रेस में, ये स्ट्रेस हम घर पे जाके भी बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हैं। तो इसीलिए हम सेल्फ केयर इस तरीके से करें जहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी के लिए आज हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। और इसी टॉपिक के आगे मैं एक बस सवाल पूछना चाहूँगी हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनसे, कि हमने हमारे जीवन में लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए देखा है, बट लेकिन जब टाइम मैनेजमेंट क्या है और उसको हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे मैनेज किया जा सकता है, आपके क्या थॉट्स ईशान, प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। तो देवांगी, ये एक अच्छा सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और उसको कैसे किया जा सकता है। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी होंगी गई हैं, लोगों ने इस पे बहुत रिसर्च किया है। दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो हम उन रिसर्च में जाएं, उनकी स्टडी करें, उन पे समझें। एक तरीका इसका हो सकता है कि हम उसको व्यवहारिक रूप से हमारे लिए क्या संभव है उसको देखें। तो मैं आज जो चुनाव करूंगा वो हम व्यवहारिक रूप से इसको कैसे देख सकते हैं, वो दिशा में शायद मैं अपने जवाब रखने की कोशिश करूंगा। समय उतना ही है, तो ये समय का प्रबंधन करना है या हमें अपने कार्य का प्रबंधन करना है, हम वहां दुविधा में फंसते हैं। मेरे हिसाब से समय तो नहीं प्रबंध कर सकते, 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, दिन है दिन है, रात है रात है, लेकिन उसके बीच में हमारे कुछ काम होते हैं, वो निजी जिंदगी से जुड़े भी होंगे और मेरे कार्य क्षेत्र के भी होंगे।
क्या हम उस नियत समय में अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर तय करके किसी काम के लिए कितना समय उपयुक्त है उसका निर्धारण करें? क्या हम इस तरीके से अपने कार्य को देख पाते हैं या नहीं? मेरे हिसाब से यही समय प्रबंधन है। हुँ, हुँ। वास्तविकता में मेरे कार्य प्रबंधन है, कार्य की प्राथमिकताओं को तय करना है, उन प्राथमिकताओं के आधार पर उस कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए कितना समय लगना है, उसका एक अनुमान लगाना है और उसके हिसाब से कार्य करना है। ये हम सहजता से कर सकते हैं और मेरे हिसाब से यही समय प्रबंधन या यही टाइम मैनेजमेंट है। हुँ, इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। हम रोज़ क्या करते हैं? हम रोज़ सुबह उठते हैं तो हमारे मन में एक लिस्ट चलती है। आज मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ऑफ़िस जाना है, 9 बजे तक ऑफ़िस पहुँचना है, ऑफ़िस में 5 काम हैं। उन 5 काम में से 2 शायद पिछले दिन के पेंडिंग थे, 3 नए काम और आ गए हैं, जो अचानक से आए हैं लेकिन वो महत्वपूर्ण हैं। तो क्या-क्या सुबह उठ के मुझे याद आता है कि आज के दिन में मेरे करने के लिए है? उनकी एक लिस्ट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कागज़ पे, डायरी पे लिस्ट बनाए, लेकिन एक ऑर्डर उसका तय करें। उसमें बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो थोड़ा कम महत्व के होंगे। और कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिनको और 2-4 दिन आगे की दिशा में बदला जा सकता है। तो उनकी टाइमलाइन उसके हिसाब से तय करें। और फिर देखें कि हम उसको क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने समय को सहजता से प्रबंध कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में बहुत सी दफ़े ऐसा होता है कि शायद वो उस दिन में वो काम पूरा नहीं हो पाए। तो कौन-सा ऐसा काम है जिसको मैं आज ना करूँ? जिसको मैं किसी दूसरे दिन के लिए रखूँ? ये निर्धारण करना सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरे दिन के काम क्या हैं? उनमें ऐसे कौन से काम हैं जो आज हर हालत में करने हैं? ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आज नहीं कल किया जा सकता है या जिनके लिए अगले सप्ताह का कोई दिन निर्धारित किया जा सकता है? वो प्राथमिकता तय करना सबसे महत्वपूर्ण। जी। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया ईशान कि हम हमारे टास्क को कैसे एक प्रायोरिटी वाइज़ थोड़ा डिवाइड करके उस सीक्वेंस में काम कर सकते हैं। जिससे हम डेडलाइन भी बहुत ज़्यादा मिस नहीं करेंगे और उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम अपने काम को साझा कर पाएँगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। अभी मुझे दूसरा सवाल ये आ रहा है कि आपने ये तो बता दिया कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है और उसमें हमारे कार्यों को कैसे मैनेज करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है। बट हम जब भी ये काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फ़ील करते हैं। तो ये स्ट्रेस को किस तरीके से हमें मैनेज करना है अपने पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में? कि इसको अलग-अलग देखना चाहिए? क्या है हमें एक ही देखना चाहिए? उस पे आपके क्या विचार हैं? हुँ। एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि मतलब स्ट्रेस ये बहुत कॉमन शब्द आजकल हमें सुनने को मिल रहा है। हर किसी को स्ट्रेस हो जाता है। किसी भी कारण से स्ट्रेस हो सकता है। अगर इसके साइंटिफिक उसमें जाएँगे तो ये एंजाइम एक्शन है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन हाई होने लगेगा, राइट? लेकिन वो बढ़ता क्यों है? ट्रिगर क्या करता है? एक वो हिस्सा है। अब दूसरा आपने इसमें और ऐड किया कि कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस है या घर पे स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है या प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस है। क्या इंसान 2 है? अगर ईशान को स्ट्रेस है, तो वो ईशान को स्ट्रेस है और ईशान के स्ट्रेस को किसको डील करना है? ईशान को डील करना है। अब वो कार्य क्षेत्र से स्ट्रेस आया है या पर्सनल फ्रंट से स्ट्रेस आया है, ये दूर करने के तरीके के लिए दूर करने के लिए समझना ज़रूरी होगा। लेकिन स्ट्रेस तो एक ही है और स्ट्रेस उसी इंसान को है।
तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस अलग-अलग नहीं हो सकता, स्ट्रेस इंसान को है और एक जीवन के एक हिस्से के स्ट्रेस का असर जीवन के दूसरे हिस्से पे पड़ेगा। आप उदाहरण के तौर पे आपके परिवार में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसकी तबीयत खराब है और बुखार है और आप ऑफिस जा रहे हैं। आपके बैक ऑन द माइंड यही चल रहा है कि बच्चे को बुखार उतरा या नहीं उतरा, दिन में इसको दवा कितने बजे देनी है, घर के लोग इसको समय से दवा देंगे, कहीं बुखार बढ़ेगा तो नहीं, ये सारे प्रश्न मन में चल रहे होंगे। इसको लेके आप ऑफिस में बैठे हैं, आपकी क्रिटिकल डिलीवरी है जो आपको पूरा करना है, राइट? वहां पे क्या स्ट्रेस है कि मुझे ये फाइल आज कंप्लीट करनी है, मुझे आज के काम पूरे करने हैं। लेकिन मेरा दिमाग बच्चे के स्वास्थ्य में लगा हुआ है। ये पर्सनल स्ट्रेस है कि प्रोफेशनल स्ट्रेस है, या ये सिर्फ स्ट्रेस है? दोनों है ना, मतलब वो काम करना है, आप उसको उसकी भी चिंता है और बच्चे के स्वास्थ्य की भी चिंता। तो अब इसको कैसे डील करें? तो मेरे ख्याल से पर्सनल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस अलग-अलग रख मतलब लोग कहते हैं अलग रखना चाहिए निजी ज़िंदगी को अपने काम से, काम को अपनी निजी ज़िंदगी से अलग रखना चाहिए। घर जाओ तो दफ्तर की बातें घर मत जाओ, दफ्तर के दरवाजे पे छोड़ के चले जाओ। हाँ, घर से बाहर निकलो तो घर की चिंताएँ घर के दरवाजे पे छोड़ के लिख दो। लेकिन ये सब चिंता कैरी कहाँ होती है? ये कैरी होती है ब्रेन में, राइट? तो इसको छोड़ना है या इसको डील करना है? तो इसको डील करना इम्पोर्टेंट है। इसके संग एंगेज करना इम्पोर्टेंट है। इसका पहला कदम ये है एक्नॉलेज करना। आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड। मुझे इस वक्त तनाव हो रहा है और ये तनाव का कारण मेरी व्यक्तिगत जीवन की कोई घटना है या मेरे कार्य क्षेत्र पे कोई घटना है। एक्नॉलेज करना कि मैं तनाव में हूँ, मैं एक डिस्ट्रेस कंडीशन में हूँ, मैं एक डिफिकल्ट कंडीशन में हूँ और उसका कारण क्या है, ये देखना ज़रूरी है। जब आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, तब आप उसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जब तक आप उसे टालते हैं, आप उसे बढ़ाते हैं। तो उसे एक्नॉलेज करना, कुछ छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं, जिनसे आप डील कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो रहा है, कोई घर की चिंता काम के क्षेत्र में अचानक से आई, लेकिन काम को करने के लिए आपको फोकस होना है। तो फोकस होने के लिए क्या करेंगे? आपको अपना ध्यान वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उस ध्यान को हटाने की कोई तकनीक है क्या? बहुत छोटे-छोटे उपाय जो हम सोशल इमोशनल लर्निंग में बच्चों को बताते हैं, वो बड़ों के लिए भी कारगर है। 10 कदम चलिए, आपके शरीर में होने वाले सेंसेशंस को ऑब्जर्व करिए। कुछ क्षणों के लिए आँख बंद करिए, गहरी साँस करिए, सेंसेशन ऑफ ब्रेथ को एक्सपीरियंस करिए, राइट? एक ग्लास पानी पीजिए। इस तरीके के छोटे-छोटे उपाय, अपनी पसंद का संगीत सुन लीजिए। कार्य क्षेत्र में आप सोच रहे हैं ऑफिस में संगीत नहीं सुन सकते, लेकिन 10 कदम तो चल सकते हैं। कभी-कभी शायद किसी से साझा करिए, शेयर करिए। आपके कार्य क्षेत्र में आपके लोग होंगे, आपके साथी होंगे। आप जाके सिर्फ उनसे 2 मिनट का समय माँगिए कि मुझे इस कारण से इस परिस्थिति में तनाव हो रहा है। कैन यू हेल्प? ये छोटे-छोटे से तकनीक है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उस क्षण में आपको मदद मिलेगी। जब आप उस क्षण में इसको डील कर लेंगे,
तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम जब भी स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसको एक्नॉलेज करना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझे स्ट्रेस है। क्योंकि हम बहुत बार पहला स्टेप ही मिस कर जाते हैं और उसको डील करने के तरीके पे ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले उनको एक्नॉलेज करना, और जो आपने छोटे बहुत तरीके बताए कि वॉक करना, अपने दोस्तों से बात करना या फिर अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक सुनना, जिससे हम वो तनाव को थोड़ा बहुत हद तक डील कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। ओह! थैंक यू। अब एक मेरा नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है, हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लिया, स्ट्रेस को कैसे डील करना है उसके ऊपर बात कर लिया। बहुत बार ये होता है कि जब मैं अपने स्ट्रेस को बहुत हद तक डील नहीं कर पा रही हूँ और उसकी वजह से मुझे अपने डेली लाइफ के छोटे-बहुत जो टास्क होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे मैकेनिकल लगने लगते हैं, मैं उसको अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए तब मुझे ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है। तो आप प्लीज़ इस पे प्रकाश डालिए कि ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी है? और लंबा दीर्घकालीन या तो स्मॉल मतलब लंबा और छोटा ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी है? और उससे मेरे मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे ये मुझे मदद करेगा? प्लीज़ इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देवांगी, जब हम ब्रेक की बात करते हैं तो ब्रेक हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। हम अपने शरीर को आराम देते हैं, रात को सोते हैं, या कभी-कभी कुछ लोग दिन में भी सोते होंगे जिनको मौका मिलता होगा, या अवकाश के दिन में सोते होते होंगे। जनरली दिन में लोग नहीं सोते, लेकिन रात को सोते हैं। तो रात को सोना क्या है? ये ब्रेक है। दिन भर आपने कुछ काम किया है, आपका शरीर थका है। उस शरीर की थकान को दूर करने के लिए आप ब्रेक लेते हैं। उसमें आप क्या करते हैं? अपनी बॉडी को उस अवस्था में डाल देते हैं जहाँ बॉडी रिलैक्स्ड हो। बॉडी किसी एक्शन में नहीं है। लेकिन ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। ब्रेन 24/7, जब से इंसान जन्म लेता है और जब तक वो जीवित रहता है, काम करता रहता है। ब्रेन ब्रेक नहीं ले, ब्रेन रुकता नहीं है। लेकिन रुकता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो थकता नहीं है। तो शरीर के आराम के लिए हम जैसे शरीर को रोक देते हैं, सो जाते हैं, लेस एक्शन में चले जाते हैं, क्या ब्रेन के लिए रोक तो नहीं सकते? राइट। उसके लिए स्विच करते हैं, शिफ्ट करते हैं। जैसे आप सुबह उठ के वॉक करने जाते हैं। जब वो वॉक कर रहे हैं तब आप काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यू आर एंजॉयिंग द एनवायरमेंट अराउंड यू। नहीं, जब आप आके किताब पढ़ रहे हैं तब आप सुबह की वॉक के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि उस किताब में जो लिखा है उस पे आप इंगेज कर रहे हैं ब्रेन को। जब आप संगीत सुन रहे हैं तो आप उस संगीत के संग अपने ब्रेन के थ्रू इंगेज हो रहे हैं। और जब आप अपने ऑफिस में हैं तो आप संगीत के संग भी नहीं है, एनवायरमेंट के संग भी नहीं है, किसी बुक के संग भी नहीं है। आप उस काम के मुद्दों के साथ हैं जिनको आपको हल करना है। फिर आप शाम को वापस घर जाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखते हैं, या कुछ लोग खेलते होंगे शाम को। तो आप शिफ्ट कर रहे हैं। ये सारे ब्रेक्स हैं एक तरीके से, कि आपने एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट किया। देयरफॉर आपके ब्रेन को एक आराम मिला उस जगह से हटके दूसरी जगह। कभी कभी ये हमको लंबे करने की जरूरत होती है। बहुत लंबे समय तक एक ही जैसा काम लगातार करने की वजह से फटीग हो जाता है, थकान होती है, उस दिशा में सोचने की क्षमता घटने लगती है। तो वापस उस दिशा में सोचने के लिए एक लंबे ब्रेक की होती है। लोग छुट्टियां लेते हैं, अवकाश लेते हैं।
दिन में छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, काम करा, 1 घंटे काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, पानी पिया, थोड़ा टहले, वो भी एक ब्रेक है। शाम को दिन भर ऑफिस का काम करके खत्म करके घर पहुंचे, अपने दोस्तों के संग गप्पे मारी, बातचीत करी, वो भी एक ब्रेक है। ब्रेक फ्रॉम दी वर्क यू वर डूइंग कंटिन्यूअसली। आप शाम को खेलने गए, आप 1 घंटा खेले, 1 घंटा रनिंग की, ये आपका ब्रेक है। दिन भर के आपने कॉग्निटिव फैकल्टीज को, जो भी आपका कॉग्निशन था, उसको आपने रेस्ट दिया है ना। आपने अपनी मोटर स्किल को एक्टिवेट किया, आपने शरीर के दूसरे हिस्सों को एक्टिव किया है, हाथों को, पैरों को, ये ब्रेक है। कभी कभी और एनर्जी की जरूरत होती है, लोग 2-3 दिन की छुट्टियां लेते हैं, अवकाश लेते हैं, घूमने जाते हैं, पसंदीदा जगहों को देखते हैं। तो ये सारे ब्रेक जीवन में जरूरी हैं। इसका कोई ऐसा नियम नहीं कि कब लेना है, कितना लेना है, ये हर व्यक्ति को अपने कॉन्टेक्स्ट में डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन छोटे छोटे ब्रेक दिन में जरूर लिए जा सकते हैं, ताकि ऐसी परिस्थिति ही ना आए कि जब मुझे एक चीज को लंबे समय के लिए छोड़ के दूसरी चीज के लिए जाना पड़े। सुबह थोड़ा अभ्यास करें, काम 8 घंटे हम ऑफिस में बिताते हैं, तो 8 घंटे में हर 1 से 1.5 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट के लिए अपने बैठने के पोस्चर को चेंज करो, उठ के थोड़ा सा टहल लें, पानी लगातार पिएं। और एक जो दो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, वो ये है कि एक, हम बैठते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं। वर्टिब्रे को स्ट्रेट रखना, स्पाइनल कॉर्ड को सीधे रख के बैठना, ताकि ब्रेन और बॉडी की एक एनर्जी और अलर्टनेस बनी रहे। और लगातार हाइड्रेट करते रहना, थोड़े थोड़े समय पे पानी पीते रहना। ये 2 काम लगातार करते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच ईशान। आपने तो छोटे ब्रेक और लंबे ब्रेक दोनों के बारे में काफी अच्छे से उदाहरण देके समझाया, और वो हमारे जीवन में क्यों एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फिर से हमको एनर्जाइज्ड फील हो के हम फिर से वो वापस से बैक टू वर्क लाइफ में आ सके। आपने काफी अच्छी तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। सो आज हमारा जो भी टॉपिक था उसको बस मैं फिर से एक बार थोड़ा रिकेप करना चाहूंगी कि हमने किन किन बिंदुओं पे आज डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया कि टाइम मैनेज कैसे करना है हमें, हमारी रोजिंदी लाइफ में। और उसमें हमें हमारे टाइम को मैनेज करने के लिए हमारे कार्य को हमें मैनेज करना है, वो भी प्रायोरिटी वाइज, ताकि हम और प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सके हमारे कार्य में। फिर हमने बात किया स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कि हमें अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। और हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमें पहले तो एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूँ। वो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद उसको कैसे डील करना है उसके तरीकों के बारे में हमने डिस्कशन किया। और आखिर में हमने ब्रेक लेना क्यों जरूरी है, छोटे और लंबे ब्रेक्स कब और कितने अंतराल पे लेने चाहिए, और किस तरीके के ब्रेक्स लेने चाहिए, उसके एग्जाम्पल भी आपने काफी अच्छी तरीके से बताया। तो ये तीनों पॉइंट्स जो थे वो हमारे सेल्फ केयर करने के लिए बहुत ही उम्दा इनका रोल अदा करते हैं ये तीनों पॉइंटर्स। और आपने काफी अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच ईशान। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस साझा किया। थैंक यू। या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।